हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2024 की क्लासेस बेहतरीन ढंग से चल रही थी, उसमें जो हमने क्लास 6 की नई जो एसएसटी की बुक है उसको स्टार्ट करवाया था ना, और उसी के अंतर्गत आज हम चैप्टर नंबर 10 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है आधारभूत लोकतंत्र। आज हमारे टॉपिक का नाम क्या है? आधारभूत लोकतंत्र, यानी कि पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। आज पॉलिटी का हम पहला पार्ट पढ़ेंगे और कल दूसरा पार्ट इसमें होगा, और फिर हमारे चैप्टर 11 पे जो है वो पॉलिटी का दूसरा पार्ट है। फिर पॉलिटी भी शायद ख़त्म हो जाएगी, फिर 2 चैप्टर और बचेंगे। 2 चैप्टर किसके बचेंगे? इकोनॉमिक्स के बचेंगे। इकोनॉमिक्स के 5वें यूनिट के बचेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आधारभूत लोकतंत्र यानी कि शासन, जो कि क्लास 6 न्यू एसएसटी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 10 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है कि शासन किसे कहते हैं? निर्णय लेने की प्रक्रिया, नियमों के विभिन्न समूहों से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना और उनका पालन सुनिश्चित करना ही शासन कहलाता है। मतलब कि शासन क्या होता है? निर्णय लेने की प्रक्रिया जो होती है वह शासन के अंतर्गत आएगी कि किसी भी महत्वपूर्ण विषय में आप निर्णय क्या लेते हैं। नियमों का संतुलन बनाना, नियम जो बनाए गए हैं उनको संतुलित बनाना सामाजिक जीवन से, और उनका पालन करवाना, यह शासन का काम है। ठीक है, पहली चीज़ हम सीखे आज शासन किसे कहते हैं। दूसरा, सरकार किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल्स यानी व्यक्तियों के समूह जो नियम बनाते हैं और नियम को अनुपालन करना सुनिश्चित करवाते हैं। तो ऐसे लोगों के समूह को जो नियम बनाएंगे और नियम को पालन करना भी सुनिश्चित करवाएंगे कि सही ढंग से नियम पालन हो रहा है, वो सरकार कहलाते हैं। अगला पॉइंट है कानून किसे कहते हैं? कुछ बहुत महत्वपूर्ण नियम कानून बन जाते हैं। जैसे कि बहुत महत्वपूर्ण नियम जो हो जाएंगे वो कानून बन जाएंगे। जैसे कि वन नियम हो जाएगा ना, वन अधिनियम आ गया था जिसमें केवल सूखे पेड़ों को ही काटा जा सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण जो हो जाएंगे वो क्या बन जाते हैं? कानून बन जाते हैं। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है कि सरकार के अंग कितने होते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? सरकार के अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रश्न बनेगा सरकार के अंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। विधायिका होती है। विधायिका वह अंग होती है जो कानून बनाती है। विधायिका वह अंग होती है जो नए नए कानून बनाती है और कभी कभी पुराने कानूनों में संशोधन करती है या फिर उनको रद्द भी कर देती है। तो विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना, या पुराने कानून को संशोधन करना, या नए कानून को निरस्त करना, या पुराने कानून को निरस्त कर देना। ठीक है, यह कार्य जनता के प्रतिनिधियों की सभा द्वारा किया जाता है। यह कार्य कैसे होता है? जो जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जनता जो चुनाव देकर प्रतिनिधियों को चुनती है उनके द्वारा होता है। और यह अभी हम आगे देखेंगे कि यह कैसे होता है। दूसरा अंग है सरकार कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब क्या है? जो लागू करवाती है, कानून को जो लागू करवाती है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, उनके मंत्रीगण और ऐसे बहुत सारे मंत्री आते हैं। तो कार्यपालिका में कौन कौन आएगा? राज्य के प्रमुख जो मंत्रीगण होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रीगण, और भी बहुत सारी एजेंसीज आएंगी जिनका काम क्या होता है? कानून को लागू करवाना। ठीक है, जिनका काम क्या है? कानून को लागू करवाना। जैसे कि साइबर पुलिस भी क्या है? वो क्या है? कार्यपालिका के अंतर्गत ही आएगी ना। साइबर पुलिस क्या है? कार्यपालिका के अंतर्गत ही आएगी। ठीक है, इसको नोट करिएगा। अगला हो जाता है न्यायपालिका। अगला न्यायपालिका हो जाता है। न्यायपालिका क्या होता है? न्यायालय की प्रक्रिया, यानी कि न्याय देने का काम किसका होता है? कि किसी ने कानून तो तोड़ा नहीं है, यदि तोड़ा है तो उस पर दंड कितना दिया जाएगा, उसकी कार्रवाई क्या की जाएगी, या यदि आवश्यक हो तो उसे दंड क्या देना चाहिए ना। ये सब काम किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। कभी कभी यह इस बात की भी जाँच करता है कि कार्यपालिका जो है वह निर्णय ठीक लिया है कि नहीं, विधायिका द्वारा पारित कानून ठीक है कि नहीं, ठीक है, सभी के हित में है कि नहीं। यह भी काम न्यायपालिका का होता है। यानी कि कार्यपालिका के भी ऊपर ये ध्यान रख सकता है, विधायिका के भी ऊपर ये ध्यान रख सकता है। तो सरकार के अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। विधायिका कानून बनाता है, कार्यपालिका कानून को लागू करवाने का काम है, और न्यायपालिका न्याय दिलाने का, ये देखने का कि कानून जो लागू है वह सही है, गलत है। अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसको दंड दें, क्या दंड दें, कैसे दंड दें, ये सारी चीज़ें। शासन के किसी भी अच्छे तंत्र में इन 3 अंगों को निश्चित रूप से पृथक किया जाता है। तो शासन के किसी भी तंत्र में तीनों अंगों को निश्चित रूप से पृथक किया जाता है, जबकि ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य भी एक साथ करते हैं।
यह विभाजन शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। तो शक्तियों का पृथक्करण किसे कहते हैं कि इनको अलग अलग रखा गया है, इन तीनों चीज़ों को अलग अलग रखा गया है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे को अलग अलग रखना ही पृथक्करण होगा, लेकिन एक दूसरे को ये प्रभावित भी करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक दूसरे को प्रभावित भी करते रहते हैं, यही शक्तियों का पृथक्करण है। इसका उद्देश्य क्या होता है? पूरी प्रणाली को नियंत्रित करना और संतुलन बनाए रखना, अर्थात सरकार का प्रत्येक अंग दूसरे अंग के कार्यों की निगरानी कर सकता है। शक्तियों के पृथक्करण के बारे में आप सीख लीजिए, अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बन सकता है कि शासन में क्या होता है कि जो सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन तीनों को अलग अलग रखा गया है। इन तीनों की अपनी अपनी एक पहचान है, लेकिन तीनों एक दूसरे से क्या है? इंटरलिंक्ड भी हैं। ध्यान रखिएगा, अलग अलग इनकी पहचान है, इंटरलिंक्ड है। ये क्या दिखाता है? शक्तियों का पृथक्करण। अब इसको करने का फायदा ये है कि सरकार का प्रत्येक अंग जो है वह एक दूसरे पर निगरानी कर सकता है और देखता है कि कौन सा काम कोई काम अपने गलत तो तरीके से नहीं हो रहा है। यदि कोई अंग अपनी अपेक्षित भूमिका से परे जाकर कार्य कर रहा है तो उसे नियंत्रण करने का काम किसका हो जाएगा? अगली वाली अंग का हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए विधायिका क्या कर रही है, कोई काम ऐसा उल्टा सीधा कर रही है तो उसके ऊपर न्यायपालिका और कार्यपालिका अंकुश लगाएगी। न्यायपालिका करेगी तो विधायिका और कार्यपालिका भी लगा सकती हैं। तो इस प्रकार ये सरकार के जो तीनों अंग होते हैं हर एक दूसरे को देखते हैं और उनको संतुलित करने का काम ये करते हैं। आगे देखते हैं। अब सरकार के भी 3 स्तर होते हैं। ध्यान रखिएगा, अब सरकार के भी 3 स्तर होते हैं, जिसको सिर्फ हमने फिगर में रखा है कि स्थानीय सरकार होती है, जैसे कि नगर अथवा ग्राम स्तर पे जो सरकार होती है ना। उसके बाद राज्य सरकार पे, राज्य स्तर पे जो मतलब कि जो मान लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनकी, और केंद्र सरकार जैसे कि बीजेपी की सरकार है, ये केंद्र की सरकार हो जाएगी ना। और यहाँ पे नगर अथवा ग्राम में क्या होता है? जो एमएलए चुने जाते हैं ना, जो एमएलए चुने जाते हैं वो हो जाएंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए ये फिगर, न्यायपालिका देखिए दोनों स्तर, पहला होता है केंद्र स्तर पे भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट है वह हो जाएगा पूरे भारत के लिए, और राज्य स्तर पे हाई कोर्ट होते हैं ना, राज्य स्तर पे हाई कोर्ट होते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब विधायिका देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे 2 सदन है, लोकसभा जिसे निचला सदन कहा जाता है और राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा RS, राज्यसभा इसको उच्च सदन कहते हैं, जो कानूनों का निर्माण करती हैं। राज्य स्तर पे भी 2 सदन आ जाएंगे, विधानसभा और विधान परिषद कहीं कहीं पे है। ठीक है, राज्य का एक विधानमंडल अथवा विधानसभा होता है, और अधिकांश राज्यों में विधानसभा है, लेकिन कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा ना। कार्यपालिका देख लेते हैं। कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति और ये प्रमुख होते हैं, और तीनों सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये औपचारिक रूप से प्रमुख होते हैं, जो मेन होते हैं देश के लिए। और तीनों जो तीनों सशस्त्र सेनाएं हैं, इंडियन नेवी, थल सेना और ये जो एयरफोर्स है, सबकी सर्वोच्च कमांडर यही होंगे। ये कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। और राज्य सरकार में राज्यपाल होता है, वो औपचारिक प्रधान होता है राज्य का, और कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, राज्य औपचारिक प्रधान होता है। एक चीज़ यहाँ गलत हो गई है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह औपचारिक रूप से कार्यपालिका का प्रमुख नहीं होता है, वह औपचारिक प्रमुख होता है, मतलब जिसका बस नाम है कि आप प्रमुख हैं। ठीक उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल का भी एक नाम है कि आप औपचारिक रूप से प्रधान हैं, काम उनका कुछ नहीं है। ठीक है, बस इतना है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, मतलब इनके प्रमुख होते हैं। और प्रधानमंत्री जो होता है कार्यपालिका का प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि कौन से कार्य जो हैं वो किसको दिए गए हैं। जैसे कि पुलिस जो है, यह कार्य किसको दिए गए हैं? राज्य सरकार को दिए हैं। स्वास्थ्य का कार्य राज्य सरकार के पास है, शिक्षा का कार्य राज्य सरकार के पास है, कृषि का कार्य, सिंचाई और स्थानीय सरकार का कार्य, कानून व्यवस्था का कार्य राज्य सरकार के पास है। राष्ट्रीय नीतियाँ बनाना, शिक्षा देखिए दोनों में आ गया है, तो ये क्या है? संघीय कार्य हैं जो दोनों में आ जाएंगे। ठीक है, समवर्ती सूची में आ जाएंगे। मुद्रा, संचार, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, रक्षा, ये सब क्या है? केंद्र सरकार के कार्य हैं। तो कार्यों को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। संघ सूची हो जाती है, राज्य सूची हो जाती है, और समवर्ती सूची हो जाती है ना, समवर्ती सूची भी हो जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। अगला पॉइंट है
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक सामान्य परिवार में 1931 में APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। ठीक है। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इन्हें मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है। तो ये 1931 में जन्मे थे तमिलनाडु में रामेश्वरम में। ये इनका जन्म के बारे में इनको मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? इनका जो अंतरिक्ष में कार्यक्रम में जो इनका योगदान था उन सभी महत्वपूर्ण भूमिकाओं निभाने के लिए इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। आगे ये 2002 से लेके 7 तक भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति भी रहे हैं। ध्यान रखिएगा, भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति भी ये रहे हैं, इनको भी नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं डेमोक्रेसी शब्द क्या है। डेमोक्रेसी शब्द होती है 2 शब्दों से मिलकर बनी है, डेमो प्लस क्रेटस। ठीक है, डेमोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेटोस। डेमोस का अर्थ क्या होता है? लोग, और क्रेटोस का अर्थ होता है शासन। ठीक है, डेमोस का अर्थ क्या होता है? लोग, और क्रेटोस का अर्थ होता है शासन। यानी कि जो लोगों के द्वारा शासन होता है, लोगों के लिए जो शासन होता है वही डेमोक्रेसी कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन, लोगों के द्वारा शासन। अब्राहम लिंकन का कथन भी है ये। तो डेमोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर बना है लैटिन भाषा के, डेमोस प्लस क्रेटोस। डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेटोस का अर्थ होता है शासन या शासन प्रणाली। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि चुनावों के माध्यम से जनता जब अपने प्रतिनिधियों को वोट देकर चयन करती है वो संबंधित सभा के चयनित सदस्य कहलाते हैं। तो चुनाव के माध्यम से जब प्रतिनिधि चुने जाते हैं वोट देकर तो ये क्या कहलाते हैं? चयनित सदस्य कहलाते हैं। और राज्य के स्तर पर इन्हें विधायक कहा जाता है, और राष्ट्र के स्तर पर इन्हें क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, राज्य के स्तर पर इन्हें विधायक कह दिया जाता है, और राष्ट्र यानी देश के स्तर पर जो लोकसभा के चुने जाएंगे, लोकसभा के लिए उन्हें क्या कहा जाएगा? सांसद कहा जाएगा। ये सभी चयनित सदस्य होते हैं। चयनित सदस्य मतलब कि इनका चुनाव होता है, हम लोग ही इनको वोट देते हैं। ठीक है, और ये कानूनों पे चर्चा करते हैं, समस्या और समाधानों पे विचार विमर्श भी करते हैं, मतभेद की स्थिति में एक दूसरे से संवाद भी करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जहां स्थान निश्चित करने में प्रत्येक व्यक्तियों की राय ली जाए। जहां स्थान निश्चित करने, जिस प्रकार इसमें उदाहरण दिया गया है कि मान लीजिए आपको कहीं मान लीजिए टूर पे जाना है, फील्ड ट्रिप पे जाना है, तो वहाँ हर स्टूडेंट से पूछा जाए कि एक बार हाथ ऊपर करा के आप 4 ऑप्शन उसमें से दे दीजिए। हर व्यक्ति से ऑप्शन, या फिर ऑप्शन भी ना दीजिए, हर व्यक्ति से आप पूछिए, और जिस स्थान का नाम सबसे ज़्यादा बार आए बच्चे के द्वारा उस वहीं जाइए। तो ये क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी सभी व्यक्तियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है, इसे ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रश्न बन सकता है, आधारभूत या धरातलीय लोकतंत्र किसे कहते हैं? जिसमें आम व्यक्तियों की भागीदारी को सुनिश्चित कर दिया जाता है। यानी कि जो बहुत गरीब लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लोग हैं, बिलो पॉवर्टी पीपल आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोग आते हैं, तो जो बहुत ही ऐसे भी सामान्य लोग जो आते हैं, बहुत गरीब के अलावा सामान्य लोग भी, जब उनकी भागीदारी लोकतंत्र में सुनिश्चित कर दी जाती है तो ये आधारभूत या धरातलीय लोकतंत्र कहलाता है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह का सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो बस 2 दिन में या 2 से 3 दिन में इसकी क्लास ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इसकी हाईलाइटेड PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए फिर, धन्यवाद।